तो आज हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको डराइव करेंगे। तो लो डेंसिटीज़ पे यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, आपकी गैसेज जो होती हैं वो सिंपल सा रिलेशनशिप फॉलो करती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और वो रिलेशनशिप है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी क्या होता है गैस का प्रेशर, वी क्या होता है वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके बारे में बाद में बात करेंगे वीडियो में हम, और टी होता है टेम्परेचर। बट इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में होता है, केल्विन स्केल में होता है इस इक्वेशन में अगर आपको यूज़ करने का। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए निकाली हुई ये इक्वेशन है, राइट। लोगों ने 100-150 साल एक्सपेरिमेंट्स किया डिफरेंट गैसेस के साथ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ, राइट। बॉयल्स ना निकाला, चार्ल्स ना निकाला, उसके बाद ये इक्वेशन डिराइव की गई। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई इक्वेशन है, थ्योरेटिकल इक्वेशन नहीं है ये। दूसरी बात यह है कि जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-3 गैसेस हैं जो ही आइडियल गैसेस हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। अब बात यह है कि जो लो डेंसिटीज पे हर एक गैस, ऑलमोस्ट हर एक गैस ये इक्वेशन फॉलो करती है, लेकिन हाई डेंसिटी पे जब जाते हो आप तो ऑलमोस्ट हर एक गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, राइट। हर एक गैस की अलग वो हाई डेंसिटी होगी इस पे इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हर एक गैस जो है हाई डेंसिटीज पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। तो उस केस में अपने को डिफरेंट इक्वेशंस चाहिए रहेंगी, राइट। और उनमें से एक इक्वेशन है वंडर वाल इक्वेशन, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि हाई डेंसिटीज पे ये जो गैसेज हैं ये इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं करती हैं। और तीसरी बात यह है कि इस इक्वेशन की खूबी ये है कि इस इक्वेशन से आप गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर हो गया, राइट, वो निकाल सकते हो अगर आपको सिर्फ उसकी केमिकल कंपोजिशन और मास पता है, यानी कि किस टाइप की गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है। अगर आपको वो पता हो और उसका मास पता हो, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर हो गया वो निकाल सकते हो, राइट। वो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन को। तो पहली बात हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया था, राइट। दो लोग और हेनरी पावर और रिचर्ड टॉनली ने भी इसको कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन क्रेडिट पूरा रॉबर्ट बॉयल को जाता, जो थोड़ा मेरे हिसाब से अनफेयर है। बट एनीवेज रॉबर्ट बॉयल ये बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर आपका गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, तो जो आपका प्रेशर होगा गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम को कम करते हो तो प्रेशर जो है बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनली, और सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को ज़्यादा करते हो तो प्रेशर घट जाएगा प्रोपोर्शनली। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम को आधा करते हो तो प्रेशर 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आपके पास कोई गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 V1 है, उसका प्रेशर चेंज करते हो या फिर वॉल्यूम चेंज करते हो तो उसका P2 V2 प्रेशर और वॉल्यूम बन जाएगा नेक्स्ट स्टेट में, राइट। तो आप लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात, पहली बात तो ये है कि जो भी हमने पढ़ा है ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, आपके सैंपल पे, जो गैस का सैंपल आपने लिया उस पर डिपेंड करता है। मतलब मास पे डिपेंड करता है और कौन सी गैस ली आपने उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप मास चेंज करते हो गैस का या फिर डिफरेंट गैस चुनते हो तो ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट सैंपल पे डिपेंड करता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, राइट। तो अगर आप देखो तो ये इक्वेशन ये कोई जेनेरिक इक्वेशन नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गै-लुसाक और चार्ल्स लॉ की। तो गै-लुसाक और चार्ल्स दोनों ने मोटे मोटे तौर पे एक ही बात बोली थी, लेकिन चार्ल्स ने वो बात 15 साल पहले बोली थी। और दूसरी बात ये थी कि जो उसने कंक्लूजन निकाले थे, जो नतीजे निकाले थे, उसमें थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी थी। तो काफ़ी देर डिबेट चला कि भाई ये चार्ल्स लॉ बोले इसको या गै-लुसाक लॉ बोले। बट इर्रिस्पेक्टिव आप कुछ भी बोलो, ये बोलता है कि अगर आपकी कोई गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे है और उस गैस का अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करते हो तो जो वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज आएगी वो सभी गैसेस के लिए सेम होगी, जो काफ़ी हैरान करने वाली बात है। हैरान करने वाली बात क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन जब हमने पढ़ा था वहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज होता था, लेकिन डिफरेंट सॉलिड्स के लिए या फिर डिफरेंट लिक्विड्स के लिए वो चेंज डिफरेंट थी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, कोई भी गैस ले लो आप, और उसका आप 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा वॉल्यूम में वो सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा, जो काफ़ी हैरान करने वाली बात है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो गैस थर्मोमीटर्स हो उसको आप स्टैंडर्ड थर्मोमीटर्स की तरह यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई कितना चेंज है।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1/273 है चेंज, और 0.37% 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से। तो मतलब है कि अगर आपके पास एक गैस है जिसका आप टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसमें परसेंटेज वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 0.37% चेंज होगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि अगर आपके पास कोई गैस है जिसका आप 0 डिग्री पे वॉल्यूम पता है आपको V0 है, तो उसका अगर आप 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1/273 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सिमिलरली वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 2/273 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस T/273 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली, ये भी एक फॉर्म है चार्ल्स लॉ को एक्सप्रेस करने की, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में है, राइट। तो अभी आप Vt को लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं कि V2 बना दूं और इसको V0 को V1 बना दूं, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब T+273 जो आपका, उसको मैं लिख सकता हूँ T2, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अभी क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल में हो जाएगा अभी। और 273 को लिख सकता हूँ मैं T1, अगेन टेम्परेचर केल्विन स्केल में। 273 क्या था हमारा, T1 यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे था, राइट। तो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273, दैट बिकम्स योर T1 इन केल्विन स्केल, राइट। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। ये भी एक फॉर्म है चार्ल्स लॉ को लिखने की। और आप लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को 2 गुना करो वॉल्यूम 2 गुना हो जाता है, इसको 3 गुना करो 3 गुना, इसको आधा करो इसको आधा हो जाता है, राइट। राइट, ध्यान में रखने वाली बात है कि अभी अगर आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट स्केल में है, ठीक है। तो अभी हमने देखा एज पर बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स लॉ के मुताबिक एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चार्ल्स लॉ के लिए ध्यान में रखने वाली ये है कि जब हम बोलते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो हम तभी बोल सकते हैं जब अपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में एक्सप्रेस किया हो, एब्सोल्यूट स्केल में एक्सप्रेस किया हो। अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आप नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अभी बहुत सारी बुक्स में बोलते हैं कि इन दो स्टेप्स को कंबाइन करो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप सच में देखो ये इतना ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो इसको ड्राइव करने के लिए अपने को दो स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। पहला स्टेप में हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आपके पास कोई गैस है, उसको आप इस स्टेट से इस स्टेट में लेके जाओगे, लेकिन आप इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, उसका प्रेशर P1 से P2 पे चेंज करोगे, तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक उसका वॉल्यूम चेंज होगा V1 से Vx। अभी आप बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो और ये इंटरमीडिएट जो वॉल्यूम आपका वो निकाल सकते हो। अभी आप स्टेप 2 में चार्ल्स लॉ अप्लाई करोगे। चार्ल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आप इस स्टेट से इसको एक थर्ड स्टेट में लेके जाओगे, लेकिन अभी इसको आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अभी आप टेम्परेचर को T1 से T2 लेके जाओगे, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक उसका वॉल्यूम चेंज होगा Vx से V2। अभी आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, V2/V1 इक्वल टू T2/T1, और V1 यहाँ पे Vx है जो ये वैल्यू है, राइट। अगर आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो आपका आ जाएगा P2V2/T2 इक्वल टू P1V1/T1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशन। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये कांस्टेंट जो है ये सैंपल पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और कौन सी गैस आप यूज़ करें उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है तो आपको हर सैंपल के लिए कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये जेनरिक इक्वेशन नहीं है अगर आप देखो, राइट। तो आप चाहोगे कि आपके पास कोई एक जेनरिक इक्वेशन आए, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट चालू रखेंगे अपने। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सेम गैस लेंगे लेकिन डिफरेंट मास लेंगे। तो देखेंगे हम कि PV/T जो है वो मास के प्रोपोर्शनल मिलेगा अपने को। दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट गैस लेंगे लेकिन सेम मास रखेंगे। तो हमको मिलेगा कि जो PV/T है वो 1/m के प्रोपोर्शनल है, और m कैपिटल M क्या है वहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट है। तो एक बात तो जाहिर होगी कि PV/T जो है ये m और 1/m पे डिपेंडेंट है, राइट। तो PV/T लिख सकते हो आप m/m इंटू सम कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट K था, लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों को फैक्टर इन कर लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफरेंट होगा। लेट्स से उसको बोलते हैं R बोलते हैं। तो आपके पास आ जाएगा PV/T इक्वल टू NR। m/m क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स, तो आप लिख सकते हो PV/T इक्वल टू NR। तो PV इक्वल टू NRT। और ये हमें जो कांस्टेंट R है, राइट, ये सैंपल पे डिपेंड नहीं करता। अभी ये कोई भी सैंपल ले लो किसी भी गैस का, उसके लिए सेम वैल्यू है इसकी, और इसकी वैल्यू क्या है 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, और इसको हम यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपके पास ये आ गई पी वी स्क्वायर आर टी इक्वेशन आ गई, जिसको आप इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं आइडियल गैस के लिए। ये जेनेरिक इक्वेशन है, अभी ये सैंपल पे डिपेंड नहीं करेगी। जब तक आपको एन पता है, मोल्स पता है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, शुक्रिया बहुत बहुत। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।